नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 ज्योलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना लगती है। तो चलिए हम लोग मेजर पेपर 1 ज्योलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों देखिए, ये आपका एक रामबाण के जैसा काम करने वाला है, क्योंकि साथियों यदि आप इतना क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि साथियों ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है और आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं देती है। हालांकि कुछ क्वेश्चन देती है जो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बेस्ड होती है, तो उसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मेजर पेपर 1 ज्योलॉजी का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एकदम डिटेल में समझेंगे ताकि आप समझ के एग्जाम में लिख सकें। और साथ में जो इसका कंप्लीट पीडीएफ है दोस्तों, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, एक डीएमए ऑफिशियल और एक VVU नोटिफिकेशन, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। हम वहां पर दोनों चैनलों में इसे साझा कर देंगे। तो चलिए हम लोग मेजर पेपर 1 ज्योलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और जरूरी बात बता देते हैं साथियों शुरू में ही, कि वैसे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि सिर्फ ये 24-28 सेशंस के लिए है, तो साथियों ये 24-28 सेशन के लिए तो है ही, साथ ही यदि आप भविष्य में किसी भी सेशन से देख रहे हैं, चाहे आप 25-29 सेशन से देख रहे हो, चाहे 26-30 सेशन से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के लिए है, क्योंकि साथियों सिलेबस आपका सेम है और यूनिवर्सिटी लगभग यही सारे प्रश्नों को पूछती है। तो चलिए, और साथियों यहाँ पर देखिए थंबनेल में थोड़ा यहाँ पर ये है, यहाँ 50 नंबर पक्का नहीं, यहाँ पर आपका 75 नंबर का ये आपको होता है मेजर पेपर, तो इसे हम लोग सही करवा देंगे। यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ 50 लिखा गया है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, भू विज्ञान क्या है, इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे हैं जियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब कि जियोलॉजी क्या है, इसकी विभिन्न शाखाएं क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, भू विज्ञान का अन्य विज्ञानों जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि से क्या संबंध है। कहने मतलब साथियों कि जियोलॉजी का अन्य सब्जेक्ट से क्या संबंध है। मतलब आप सोचिएगा सर एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से क्या ही संबंध होगा, लेकिन साथियों इसका बहुत ही गहरा संबंध है जो कि हम लोग आगे अभी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, वायुमंडल की संरचना और महत्व क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलमंडल क्या है, क्या पृथ्वी के जीवन चक्र में कैसे योगदान देता है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियो धर्मिता के आधार पर पृथ्वी की आयु कैसे मापी जाती है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, इनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी की आंतरिक परतें जैसे क्रस्ट, मेटल कोर को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति, आकार, घनत्व, द्रव्यमान तथा घूर्णन परिक्रमण की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्थिति क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्र तल विस्तार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लेट विवर्तनिकी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महासागरीय रिज और खाई की उत्पत्ति को महासागरीय रिज और खाई की उत्पत्ति एवं महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं के कारण और निवारण के उपाय क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भूकंप से सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नदियां किस प्रकार भू आकृति का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, भूजल द्वारा किए जाने वाले भूवैज्ञानिक कार्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिमनद किस प्रकार कार्य करते हैं और भू आकृति बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र और वायु किस प्रकार की भू आकृति निर्माण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों, अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, इसके प्रकार और भूवैज्ञानिक महत्व को समझाइए। नेक्स्ट है, ये आप कुल साथियों
21 क्वेश्चन है आपको, जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करती है। यदि आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भूविज्ञान जूलॉजी क्या है, इसकी विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। साथियों सबसे पहले हम समझेंगे भूविज्ञान आखिर है क्या। साथियों भूविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी का अध्ययन कराता है। भूविज्ञान क्या कराती है साथियों, भूविज्ञान एक विज्ञान का ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। इसमें हम यह समझते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, इसमें कौन कौन से पत्थर और खनिज पाए जाते हैं। इस सब्जेक्ट में साथियों हम लोग क्या पढ़ते हैं कि या पढ़ते हैं और या समझते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, इसमें कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं और खनिज पाए जाते हैं, जमीन के नीचे क्या क्या होता है, भूकंप क्यों होता है, पहाड़ कैसे बनते हैं, नदियां कैसे बनती है और धरती पर समय के साथ क्या बदलाव आता है। देखिए साथियों इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, भूविज्ञान में क्या पढ़ते हैं। साथियों भूविज्ञान एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में समझते हैं। इसमें हम लोग क्या समझते हैं और या पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी आखिर बनी कैसे है, इसमें कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। आखिर कभी हम लोग सोचते हैं कि जमीन के नीचे क्या क्या होता है, भूकंप कैसे आता है, पहाड़ कैसे बनते हैं, नदियां कैसे बहती है और धरती पर समय के साथ क्या बदलाव आता है। तो सारी जो मतलब पृथ्वी के बारे में हम लोग जितना भी चीज भी अध्ययन करते हैं साथियों, सारे चीजें हम लोग भूविज्ञान के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं। साथियों आसान भाषा में शब्द समझे तो भूविज्ञान वह विषय है जो धरती की बनावट, उसका इतिहास और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराता है। क्या है कि भूविज्ञान क्या साथियों, भूविज्ञान एक वह ऐसा विषय है जो धरती की बनावट, उसका इतिहास और उसमें होने वाले परिवर्तनों का यह अध्ययन कराता है। आप ये समझ गए कि भूविज्ञान क्या है। भूविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी का अध्ययन कराता है। इसमें यह समझने को हम लोग को मिलता है कि पृथ्वी कैसे बनी, इसमें कौन कौन से पत्थर हैं और खनिज पाए जाते हैं, जमीन के नीचे क्या क्या होता है, भूकंप क्यों आते हैं, पहाड़ कैसे बनते हैं, नदियां कैसे बहती है और धरती पर समय के साथ क्या क्या बदलाव आते हैं। ये सारी चीजें आसान शब्दों में समझे तो भूविज्ञान वह विषय है जो धरती की बनावट के बारे में बताती है, उसका इतिहास क्या रहा है इसके बारे में बताती है और उसमें होने वाले परिवर्तनों का ये अध्ययन करता है। साथियों आइए बात करते हैं भूविज्ञान की कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में। जैसे पहला है साथियों भौतिक भूविज्ञान। यह शाखा पृथ्वी की बाहरी सतह और अंदर की बनावट को समझाती है। देखिए भूविज्ञान की जो मुख्य शाखाएं जिसमें से पहला है साथियों भौतिक भूविज्ञान, मतलब फिजिकल जियोलॉजी। ये हमें क्या समझाती है साथियों, यह शाखा पृथ्वी की बाहरी सतह और अंदर की बनावट को समझाती है। इसमें हम भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़, नदियां, हवा और बर्फ से होने वाले बदलावों को पढ़ते हैं। देखिए भूविज्ञान की जो पहली मुख्य शाखाएं हैं जिसमें भौतिक भूविज्ञान, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं साथियों, इसमें हम लोग पृथ्वी की बाहरी सतह और अंदर की बनावट को समझते हैं। इसमें हम भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़, नदियां, हवा और बर्फ से होने वाले बदलावों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा साथियों वह है खनिज विज्ञान। इसमें हमें खनिजों का अध्ययन करते हैं, जैसे उनका रंग क्या है, चमक, कठोरता, बनावट आदि ये सारी चीजों के बारे में। खनिज पत्थरों को छोटे छोटे कण में होते हैं। इसके बाद है साथियों सेल विज्ञान। इसमें हम पत्थरों का अध्ययन करते हैं, वे कैसे बनते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे आग्नेय, ये सारी चीजें। चौथा जो इसका शाखा है साथियों वह है आलंकिक भूविज्ञान, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। इसमें हम धरती की परतों की बनावट, इसका मोड़, दरार और प्लेटों की गति के बारे में पढ़ते हैं। और जो पांचवा शाखाएं हैं वह है साथियों भू संरचना भूविज्ञान। इसमें पृथ्वी की सतह के ऊपर के रूपों जैसे पहाड़, घाटियां, पठार और नदियों के आकार का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद जो छठवां इसका जो शाखाएं साथियों वह है जीवाश्म विज्ञान। यह शाखा पुराने समय के जीवों और पौधों के अवशेष का अध्ययन करती है। इसमें हमें यह पता चलता है कि लाखों साल पहले धरती पर कौन कौन से जीव रहते थे। इसके बाद साथियों सातवां जो इसका शाखा है वह है आर्थिक भूविज्ञान। इसमें हम यह पढ़ते हैं कि धरती के नीचे कौन कौन सी कीमती चीजें
छिपी है और उन्हें कैसे निकाला जा सकता है। जैसे हम लोग ये सारी चीजें किस शाखा में पढ़ते हैं, भू विज्ञान के आर्थिक भू विज्ञान में बढ़ते हैं। इसमें हम लोग धरती के नीचे कौन कौन सी कीमती चीजें जैसे कोयला, लोहा, सोना, तेल छिपी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं और उन्हें कैसे निकाला जाए इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आठवां साथियों वह है ऐतिहासिक भूविज्ञान। यह हमें धरती के इतिहास के बारे में बताता है, जैसे कि धरती कितनी पुरानी है, पहले कौन सी घटनाएं हुई, समुद्र धरती कैसे बदली, ये सारी चीजें हम लोग जैसे पढ़े हैं ना साथियों, जैसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़े होंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग किसके माध्यम से जानते हैं, भूविज्ञान के माध्यम से। हम लोग वहां के अवशेष से पता लगाएं कि यहाँ पहले भी प्रजातियां रहती थी, ये सारी चीजें। साथियों भूविज्ञान एक बहुत ही उपयोगी विषय है जो हमें धरती के बारे में गहराई से जानकारी देता है। इसकी अलग अलग शाखाएं मिलकर हमें यह समझने में मदद करती है कि पृथ्वी कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या बदलाव होते रहते हैं। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग भूविज्ञान में अध्ययन करते हैं। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वो भी काफी इंपोर्टेंट है कि भूविज्ञान का अन्य विज्ञान जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि से क्या संबंध है। मतलब भूविज्ञान का और दूसरे विज्ञानों के सब्जेक्ट से क्या संबंध है, ये सारी चीजों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। या फिर इस तरह भी देखिए, हो सकता है कि इतने सारे सब्जेक्ट में नहीं पूछा जाए, तो हो सकता है कि पूरे भूविज्ञान का अन्य विज्ञान जैसे रसायन विज्ञान से क्या संबंध है, जीव विज्ञान से क्या संबंध है, इसके बारे में आप संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए या फिर इसमें प्रकाश डालिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। साथियों भूविज्ञान अकेला नहीं चलता। अकेला नहीं चलता कहने का मतलब है साथियों कि इसे समझने के लिए हमें दूसरे विज्ञानों की भी मदद लेनी पड़ती है, जैसे भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जीव विज्ञान बायोलॉजी आदि का। ये सब मिलकर हमें धरती के बारे में बेहतर समझने में मदद करते हैं। आप बोलिएगा सर कैसे हम लोग को भूविज्ञान समझने के लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का, इन सारे सब्जेक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है, तो हम लोग अभी आगे समझेंगे। साथियों अब हम एक एक करके समझते हैं कि भूविज्ञान का अन्य सब्जेक्ट्स के साथ क्या संबंध है। भौतिकी और भूविज्ञान, फिजिक्स और भूविज्ञान का क्या संबंध है इसके बारे में। साथियों भौतिकी में हम बल, बल, गति, ताप और ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी जो चीजें साथियों ये सब बातें भूविज्ञान में बहुत काम आती है। उदाहरण देते हैं, भूकंप क्यों आता है, यह जानने के लिए हमें भौतिकी के कंपन और तरंगों का ज्ञान चाहिए। चट्टानों पर दबाव कैसे पड़ता है और वे कैसे टूटती है, या फिर भौतिकी से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं साथियों कि भूविज्ञान का कैसे अन्य सब्जेक्ट के साथ संबंध है। जैसे भौतिकी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बल, गति, ताप और ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और ये सभी चीजें साथियों हम लोग भूविज्ञान में काम आती है। उदाहरण जैसे भूकंप क्यों आता है, यह जानने के लिए हमें भौतिकी के कंपन और तरंगों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चट्टानों पर दबाव कैसे पड़ता है और वे कैसे टूटती है, या भी भौतिकी से हम लोग समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो साथियों भूविज्ञान का रसायन विज्ञान से क्या संबंध है। रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के गुण और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं साथियों कि उसमें पदार्थ के गुण क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, और उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो वही भूविज्ञान में जब हम खनिजों और चट्टानों का अध्ययन करते हैं तो हमें उनके रासायनिक गुणों को भी समझना होता है। तो इसलिए साथियों भूविज्ञान में रसायन विज्ञान का भी काफी अहम भूमिका होती है। जैसे उदाहरण साथियों खनिज किससे बना है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, ये सारी चीजों को जानने के लिए हम लोग रसायन विज्ञान का सहारा लेते हैं। कैसे एक खनिज दूसरे में बदलता है, यह रसायन विज्ञान से हम लोग पता लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा साथियों बायोलॉजी और भूविज्ञान में क्या संबंध है। जीव विज्ञान हमें जीवों और पौधों के जीवन के बारे में सिखाता है। देखिए जहां जीव विज्ञान हमें क्या जीवों और पौधों के बारे में बताता है, तो वही जो भूविज्ञान है साथियों वो हमें धरती के बारे में बताता है। तो आप सोचिएगा दोनों के बीच संबंध क्या है। साथियों भूविज्ञान में जब हम पुराने जीवों के जीवाश्म मतलब फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं तो हमें जीव विज्ञान की मदद चाहिए होता है। जैसे उदाहरण साथियों लाखों साल पहले कौन सा जानवर और पेड़ तो वे कैसे मरे
और उनके अवशेष कैसे पत्थर में बदल गए। तो ये सभी चीज जानने के लिए साथियों हम लोग जीव विज्ञान का सहारा लेते हैं, इसलिए भूविज्ञान साथियों बायोलॉजी से संबंध रखती है। आइए एक और हम लोग देखते हैं साथियों कि भूविज्ञान का मैथमेटिक्स से मतलब गणित से क्या संबंध है। साथियों भूविज्ञान हमें गहराई, दूरी, समय और द्रव्यमान जैसी चीजों का मापना होता है। भूविज्ञान में क्या होता है कि किसी चीज का हम लोग यदि स्टडी कर रहे हैं तो वहां पर हम लोग उसकी गहराई नापने के लिए, दूरी मापने के लिए, समय और द्रव्यमान मतलब मास जैसी चीजों मापने के लिए हम लोग गणित का सहारा लेते हैं। इसके लिए हम गणित की जरूरत होती है। उदाहरण जैसे साथियों धरती की परतें कितनी मोटी है, चट्टान कितनी पुरानी है, इसका हिसाब गणित से लगाया जाता है। इसलिए साथियों भूविज्ञान का गणित से भी गहरा संबंध होता है। भूविज्ञान एक मिला जुला विज्ञान है। इसे समझने के लिए हमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित इन सभी की मदद लेनी होती है। जब ये सारे विज्ञान एक साथ काम करते हैं तब हम धरती के बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो ये था साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वह है वायुमंडल की संरचना और महत्व क्या है। वायुमंडल पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हवा की परत है। वायुमंडल क्या है साथियों, इससे पहले समझते हैं इसकी संरचना क्या है, इसका महत्व क्या है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। वायुमंडल क्या है साथियों, वायुमंडल पृथ्वी की चारों तरफ से घेरे हुए हवा की परत होती है। यह हवा अलग अलग गैसों से मिलकर बनी है, और ये जो हवाएं हैं साथियों अलग अलग गैसों से मिलकर बनी है, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड आदि ये सारी चीजें। आसान शब्दों में कहें तो वायुमंडल एक हवा की चादर है जो धरती के चारों ओर फैली हुई है और हमें जीने की मदद करती है, और हमें जीने में यह मदद करती है। वायुमंडल समझ गए, वायुमंडल क्या है कि वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए हवाएं हैं। यह हवा अलग अलग गैसों से मिलकर बनी होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इत्यादि ये सारी गैसें। आसान शब्दों में कहें तो वायुमंडल एक हवा की चादर होती है जो धरती के चारों ओर फैली हुई है और हमें जीने में यह हमें मदद करती है। आइए साथियों बात करते हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। साथियों वायुमंडल को ऊंचाई के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। पहला है क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, इसे हम लोग बचपन क्लासेस में पढ़े हैं। साथियों यह सबसे नीचे की परत होती है जहां हम रहते हैं, मतलब हम जिस फेयर में रहते हैं उस फेयर को हम लोग बोलते हैं साथियों ट्रोपोस्फेयर, और हिंदी में इसे बोलते हैं साथियों क्षोभ मंडल। साथियों यह सबसे नीचे की परत होती है जहां हम रहते हैं, और वायुमंडल को ऊंचाई के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में, परतों में 5 भागों में बांटा गया या फिर 5 परतों में बांटा गया, जिसमें पहला है साथियों ट्रोपोस्फेयर। यह सबसे नीचे की परत होती है जहां हम लोग रहते हैं। यहाँ पर मौसम बदलता है, और इस फेयर में साथियों मौसम बदलता है, इस परत में मौसम बदलता है, जैसे बारिश, हवा, तूफान, बादल आदि। इसकी ऊंचाई लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक होती है, और जो इसकी ऊंचाई है साथियों वह 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। ये सारी चीजों को आप जरूर याद रखें या फिर नोट डाउन करें साथियों, क्योंकि ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साथियों समताप मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं साथियों स्ट्रेटोस्फेयर, या क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, और ये कहां होता है साथियों, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है। इसमें ओजोन परत होती है, तो सूर्य की खतरनाक किरणों से हमें बचाती है, और इस फेयर में साथियों ओजोन लेयर होती है जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है, जो डायरेक्ट सूर्य की किरणें नहीं आने देती है। इसके बाद साथियों विमान, एयरप्लेन आमतौर पर इसी में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ मौसम शांत होता है, शांत रहती है। और साथियों ज्यादातर जो विमान होते हैं, एयरप्लेन होते हैं, आमतौर पर इसी परत में उड़ते हैं क्योंकि यहाँ जो मौसम होता है साथियों वह शांत होती है। इसके बाद साथियों मध्य मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं साथियों मेसोस्फेयर, यह तीसरी परत होती है। इसमें तापमान बहुत कम होता है, उल्का पिंड यहीं जलकर खत्म हो जाता है, और साथियों उल्का पिंड जो होता है यहीं पर जलकर खत्म हो जाती है क्योंकि इसमें तापमान बहुत कम होता है। इसके बाद चौथा जो परत है साथियों वह है थर्मोस्फियर, इसमें तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसी परत में उपग्रह और अंतरिक्ष यान घूमते हैं, और इसी ग्रह में साथियों किसमें, थर्मोस्फेयर में ही अंतरिक्ष यान घूमते हैं। समझ गए। देखिए पहला परत क्या था आपका, पहला परत था साथियों ट्रोपोस्फेयर, यह सबसे नीचे की परत होती है जहां हम रहते हैं। यहाँ पर मौसम बदलता है, जैसे बारिश, हवा, तूफान, बादल आदि ये सारी चीजें, और इसकी जो ऊंचाई है साथियों 8 से 16 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद दूसरा जो परत है साथियों वह है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं साथियों समताप मंडल, या क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। इसमें ओजोन परत होती है जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से हमें बचाती है, और साथियों इसी परत में आमतौर पर इसी में
एयर प्लेन मतलब विमान उड़ती है क्योंकि यहाँ मौसम शांत रहती है। इसके बाद साथियों मध्यमंडल मेसोस्फेयर या तीसरी परत होती है, इसमें तापमान बहुत कम होता है, उल्का पिंड यही जलकर खत्म हो जाती है। इसके बाद चौथा है साथियों थर्मोस्फियर, इसमें तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसी परत में उपग्रह और अंतरिक्ष यान घूमते हैं। पांचवा है साथियों वह है एग्जोस्फेयर, यह सबसे ऊपरी परत है, यहाँ पर हवा बहुत ही कम होती है और धीरे धीरे यह अंतरिक्ष में बदल जाती है। और जो पांचवा जो फेयर है साथियों, पांचवा जो परत है यह साथियों यहाँ पर हवा बहुत ही कम होती है और धीरे धीरे यह अंतरिक्ष में बदल जाती है। आइए साथियों बात करते हैं वायुमंडल का महत्व के बारे में। जो पहला है साथियों वह जीवन के लिए जरूरी है, इसमें ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में साथियों ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड है जिससे पेड़ पौधे क्या करते हैं भोजन बनाते हैं। दूसरा साथियों वह है सूरज की किरणें से सुरक्षा, ओजोन परत सूर्य की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। तीसरा साथियों मौसम और जलवायु बनाता है, वायुमंडल के कारण ही बादल बनते हैं, बारिश होती है, ठंडी गर्मी आती है। और साथियों वायुमंडल के कारण ही बादल बनते हैं, बारिश होती है और ठंडी गर्मी का मौसम हमें महसूस होती है। चौथा महत्व है साथियों वह तापमान को संतुलित रखता है। साथियों जरूरी नहीं है कि जितने महत्व हम बता रहे उतने ही लिखे, आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथियों जो चौथा जो महत्व है वह तापमान को संतुलित रखता है, यह दिन में ज्यादा गर्म और रात में ज्यादा ठंडा होने से रोकता है। पांचवा साथियों ध्वनि के लिए माध्यम है, हम एक दूसरे की आवाज सुन पाते हैं क्योंकि वायुमंडल में हवा होती है जो हमारी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। छठवां साथियों वह उल्का पिंडों से बचाव करता है, वायुमंडल में आने वाले कई पत्थर जलकर नष्ट हो जाते हैं और धरती तक नहीं पहुंचते। दोस्तों वायुमंडल धरती और जीवन के लिए बहुत जरूरी है, यह हमें ना सिर्फ सांस लेने के लिए हवा देता है बल्कि हमें सूर्य की हानिकारक किरणों और अंतरिक्ष की खतरनाक चीजों से भी बचाता है। यह मौसम बनाता है और जीवन को सुरक्षित बनाए रखता है। देखिए साथियों वायुमंडल जो है साथियों वह धरती और जीवन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, यह हमें ना सिर्फ सांस लेने में मदद करती है साथियों बल्कि हमें वायुमंडल के माध्यम से सूर्य की हानिकारक किरणों और अंतरिक्ष की खतरनाक चीजों से भी हमें बचाता है। यह मौसम बनाता है और जीवन को सुरक्षित बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों वह है जलमंडल क्या है या पृथ्वी के जीवन चक्र में कैसे योगदान देता है। साथियों जलमंडल का मतलब है साथियों पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी। जलमंडल का क्या महत्व है साथियों, हाइड्रोस्फीयर का मतलब है साथियों पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी, इसमें समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब, बर्फ की चट्टानें, जमीन के नीचे का पानी और हवा में मौजूद भाप यानी जलवाष्प भी शामिल होता है। देखिए जलमंडल का क्या मतलब है साथियों, जलमंडल का मतलब है साथियों पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी, इसमें समुद्र, नदियां, झीलें, तालाब, बर्फ के चट्टानों, जमीन के नीचे का पानी और हवा में मौजूद भाप यानी जल वाष्प भी शामिल होता है। जलमंडल में क्या क्या चीजें शामिल होती है साथियों, समुद्र का पानी, नदियां, झीलें, तालाब, बर्फ की चट्टानें, जमीन के नीचे का पानी और हवा में मौजूद भाप पानी की जलवाष्प भी शामिल होता है। जलमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत जरूरी है और साथियों जलमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि जल के बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता, जानवर हो या पेड़ पौधा हो, जीवित रहने के लिए उन्हें सभी को जल की आवश्यकता होती है। जलमंडल जल चक्र को चलाता है जिसमें पानी भाप बनकर उड़ता है, बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में वह धरती पर वापस आता है। देखिए साथियों क्या है कि जलमंडल जल चक्र को चलाता है जिसमें क्या होता है कि पानी सबसे पहले भाप बनकर उड़ता है, फिर इससे बादल बनता है और फिर बारिश के रूप में वह धरती पर वापस आता है। साथियों यह चक्र बार बार चलता रहता है जिससे धरती पर पानी बना रहता है और ये जो चक्र है साथियों ये लगातार चलता रहता है जिससे क्या होता है कि धरती पर पानी बना रहता है। जलमंडल मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है और साथियों जलमंडल जो है वो मौसम और जलवायु को भी प्रभावित करता है क्योंकि समुद्रों और नदियों की गर्मी या ठंडक हवा को बदलती है, क्योंकि साथियों ये समुद्रों और नदियों की गर्मी या ठंडक हवा को बदलती है। पौधे भी पानी से ही भोजन बनाते हैं और बढ़ते हैं। साथियों देखिए जितने भी सजीव चीजें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सभी को जल से ही
वे जीवित है, कहीं तो जल ही नहीं, कहीं इसके साथ भोजन, ऑक्सीजन वगैरह सभी चीजें। लेकिन साथियों हमारे जीवन के लिए, हमें जिंदगी जीने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना पानी का, बिना जल का हम लोग सरवाइव कर ही नहीं सकते। तो इसलिए लिखी हुई है साथियों कि पौधे भी पानी से ही भोजन बनाते हैं और बढ़ते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए भी पानी जरूरी होती है। और साथियों फसल करने के लिए हो गया, मिट्टी का उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए हो गया, तो हो गया, ये जल बहुत ही जरूरी होती है। बहते पानी से बिजली भी बनाई जाती है। और साथियों जो भी हम लोग लाइट का उपयोग करते हैं, ये भी बहते पानी से ही बनाई जाती है, जिसे हम जल विद्युत कहते हैं। साथ ही पानी के रास्तों में यात्रा और व्यापार भी होता है। और इसी के साथ साथियों पानी के रास्तों में यात्रा और व्यापार भी होता है। इसलिए जलमंडल पृथ्वी के जीवन चक्र में बहुत बड़ा योगदान देता है, और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना की मतलब सोच ही नहीं सकते, मतलब सोचना भी हम लोग के लिए तो पाप ही है, क्योंकि विदाउट जल हम लोग ना सर्वाइव कर सकते हैं, ना अपना जिंदगी जी सकते हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए साथियों जलमंडल पृथ्वी के जीवन चक्र में बहुत बड़ा योगदान देता है, और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ के सिद्धांतों को संक्षेप में समझाइए। साथियों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कि सिद्धांत को संक्षेप में, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। साथियों पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे और कब बनी। वैज्ञानिकों ने समय के साथ कई सिद्धांत दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत नीचे बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाए गए हैं। तो चलिए इसे साथियों आप इसे देखिए, हम लोग पीपीटी के लिए बस इसे लिखें कि नीचे बहुत ही साधारण भाषा में समझाया गया है। तो आप इसे बस यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं कि कुछ मुख्य सिद्धांत हैं जो वैज्ञानिकों ने समझाई है, वो कुछ निम्न प्रकार से है या फिर निम्नलिखित है। तो वही सच है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी कैसे और कब बनी। वैज्ञानिकों ने समय के साथ कई सिद्धांत दिए, जिनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। आइए इन लोग समझते हैं। साथियों प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य और ग्रह एक साथ नहीं बने, बल्कि ग्रह बाद में सूर्य से निकले हैं। क्या है साथियों, देखिए प्रारंभ में वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि सूर्य और ग्रह एक साथ नहीं बने, बल्कि ग्रह बाद में सूर्य से निकले हैं। इस विचार पर आधारित दो पुराने सिद्धांत हैं। पहला है साथियों जीन और जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत, जिसके अनुसार एक विशाल तारे ने सूर्य के पास से गुजरते हुए सूर्य का कुछ भाग खींच लिया, और वही भाग धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों में बदल गया, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। देखिए साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, प्रारंभ में वैज्ञानिकों का मानना था कि सूर्य और ग्रह एक साथ नहीं बने हैं। शुरू में वैज्ञानिकों ने क्या मानना था कि सूर्य और ग्रह एक साथ नहीं बने, बल्कि ग्रह बाद में सूर्य से निकले हैं, बल्कि यह ग्रह जो है साथियों बाद में सूर्य से निकले हैं। इस विचार पर आधारित दो पुराने सिद्धांत हैं। इस विचार पर आधारित दो पुराने सिद्धांत हैं। पहला है साथियों जीन और जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत है साथियों वो किनका है, जीन और जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत, जिसके अनुसार क्या है कि जिसके अनुसार एक विशाल तारे ने, जिसके अनुसार क्या है कि एक विशाल तारे ने सूर्य के पास से गुजरते हुए, एक विशाल तारे ने सूर्य के पास से गुजरते हुए सूर्य का कुछ भाग खींच लिया, और वही भाग धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों में बदल गया, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। एक तो यह सिद्धांत हो गया। दूसरा जो है साथियों वह है कांट और लेप्लास का निहारिक सिद्धांत। देखिए पहला सिद्धांत क्या था साथियों, किनका था, जीन और जेफरी का सिद्धांत था, जिसमें से उन्होंने क्या कहा कि एक विशाल तारे ने सूर्य के पास से गुजरा, जो कि सूर्य के कुछ भाग को खींच लिया, और वही भाग साथियों ठंडा बनकर ग्रहों में बदल गया, जिसमें से पृथ्वी भी है। और जो दूसरा जो सिद्धांत है साथियों वह था साथियों कांट और लेप्लास का, कांट और लेप्लास का निहारिक सिद्धांत। साथियों जिसके अनुसार क्या बताया गया कि जिसके अनुसार बताया गया कि सूर्य और सभी ग्रह एक ही बड़े गैस और धूल के बादल से बने हैं। जिसके अनुसार क्या बताया गया कि सूर्य और सभी ग्रह एक ही बड़े गैस और धूल के बादल से बने हैं। यह बादल
धीरे धीरे घूमने लगा और घूमते हुए गोल आकृति में बदल गया। बीच में सूर्य बना और आसपास की गैस और धूल से ग्रह बन गया। देखिए, पहला सिद्धांत क्या था कि एक विशाल तारा ने सूर्य के पास से गुजरा तो उसने सूर्य के कुछ भाग को खींच लिया, वो ठंडा होकर ग्रहों में बदल गया, जिसमें से पृथ्वी भी है। और दूसरा जो है साथियों, वह है कांट और लेप्लास की निहारिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि सूर्य और सभी ग्रह एक ही बड़े गैस और धूल के बादल से बने हैं। जिसमें उन्होंने क्या कहा सिद्धांत में साथियों कि सूर्य और सभी ग्रह जो हैं वो एक ही बड़े गैस और धूल के बादल से बने हैं। यह बादल धीरे धीरे घूमने लगा और घूमते हुए वह गोल आकृति में बदल गया। यहां तक आप समझ रहे हैं, बीच में सूर्य बना और आसपास की गैस और धूल से ग्रह बन गया। और साथियों, आधुनिक समय में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है आधुनिक निहारिका सिद्धांत, मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस। अब दो यहां पर सिद्धांत देख लिए, पहला था जीन और जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत और दूसरा था कांट और लेप्लास का निहारिका सिद्धांत। और आइए हम लोग आधुनिक समय में सबसे अधिक मान्यता वाला प्राप्त सिद्धांत देखते हैं, जो कि आधुनिक निहारिका सिद्धांत, मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस। साथियों, जिसे वैज्ञानिकों ने पुराने सिद्धांतों को सुधारकर प्रस्तुति दी, जैसे मतलब पुराने सिद्धांतों से ही देख के वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पुराने सिद्धांतों को सुधार कर प्रस्तुत किया। इसके अनुसार आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा गैस और धूल का बादल ब्रह्मांड में मौजूद था। जिसके अनुसार उन्होंने क्या कहा साथियों, आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा गैस और धूल का बादल ब्रह्मांड में मौजूद था। यह बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ने लगा और घूमने लगा। देखिए साथियों, और यह जो बादल था साथियों, वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से वह सिकुड़ने लगा और घूमने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसका केंद्र बहुत गर्म होता गया। और साथियों, जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसका जो केंद्र था वह बहुत गर्म होता गया और सूर्य बन गया। बचा हुआ पदार्थ घूमते घूमते आपस में टकराने लगा और छोटे छोटे कण में एक साथ जुड़ते गए। यही छोटे छोटे गोले धीरे धीरे ग्रहों का रूप ले लिया, जिसमें पृथ्वी भी एक थी। ऐसे समझिए साथियों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आधुनिक समय में सबसे अधिक मान्यता वाला जो प्राप्त सिद्धांत है साथियों, जो है मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस, आधुनिक निहारिका सिद्धांत, जिसे वैज्ञानिकों ने पुराने सिद्धांतों को सुधार कर प्रस्तुत किया। साथियों, इसके अनुसार क्या था कि आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा गैस और धूल का बादल ब्रह्मांड में था। इसके अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा गैस और धूल का बादल ब्रह्मांड में था। यह बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से सिकुड़ने लगा, और यह जो बादल था साथियों, गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह सिकुड़ने लगा और घूमने लगा, और यह गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह सिकुड़ने लगा और घूमने लगा। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ता गया, इसका जो केंद्र था साथियों, वह बहुत गर्म होता गया। ये सिकुड़ने लगा तो सिकुड़ते सिकुड़ते वह बहुत ही मतलब सिकुड़ गया गुरुत्वाकर्षण की वजह से, और वह घूमने लगा। जिससे क्या हुआ, सिकुड़ने की वजह से इसका जो केंद्र था साथियों, वह बहुत ही गर्म होता गया और यह सूर्य बन गया। और जो बचा हुआ पदार्थ था साथियों, वह घूमते घूमते आपस में टकराने लगा, और जो इसके अलावा जो बचे हुए पदार्थ हैं वह घूमते घूमते आपस में टकराने लगा और छोटे छोटे कण एक साथ जुड़ते गए। यही छोटे छोटे गोले धीरे धीरे ग्रहों का रूप ले लिया, जिसमें पृथ्वी भी एक थी। तो साथियों, ये था आपका इसके बाद साथियों, यही छोटे छोटे गोले धीरे धीरे ग्रहों के रूप ले लिए, जिसमें पृथ्वी भी एक थी। इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति धीरे धीरे गैस, धूल और कणों के इकट्ठा होने और आपस में जुड़ने से होगी। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले बनी थी, और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले ही बनी थी। तो साथियों, आप ये देख लें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सिद्धांत क्या। पहला सिद्धांत दिया था जीन और जेफरी का ज्वारीय सिद्धांत था, जिन्होंने उसमें बताया कि विशाल तारे ने सूर्य के पास से गुजरते हुए सूर्य का कुछ भाग खींच लिया और वही भाग धीरे धीरे ठंडा होकर ग्रहों में बदल गया। और दूसरा जो था साथियों, वह था कांट और लेप्लास का निहारिका सिद्धांत, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि सूर्य और सभी ग्रह एक ही बड़े गैस से
कि धूल के बादल से बने हैं। यह बादल धीरे धीरे घूमने लगा और घूमते हुए गोल आकृति में बदल गया। बीच में सूर्य बना, आसपास की गैस और धूल से ग्रह बन गया। और आधुनिक समय में जो सबसे मान्यता वाला सिद्धांत है साथियों, वह है मॉडर्न नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसे वैज्ञानिकों ने पुराने सिद्धांतों को सुधार कर प्रस्तुत किया। इसके अनुसार आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा गैस और धूल का बादल ब्रह्मांड में मौजूद था। यह बादल गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या हुआ, सिकुड़ने लगा और वह घूमने लगा। जैसे जैसे वो सिकुड़ता गया, इसका जो केंद्र था बहुत गर्म होता गया और यह सूर्य बन गया। और जो बचा हुआ पदार्थ साथियों, वह घूमते घूमते आपस में टकराने लगा और छोटे छोटे कण एक साथ जुड़ते गए। यही छोटे छोटे गोले धीरे धीरे ग्रहों का रूप ले लिया, जिसमें पृथ्वी भी एक थी। साथियों, इस प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति धीरे धीरे गैस, धूल और कणों के इकट्ठा होने और आपस में जुड़ने से हुई। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 वह है रेडियोधर्मिता के आधार पर पृथ्वी की आयु कैसे मापी जाती है। आइए समझते हैं साथियों। रेडियोधर्मिता के आधार पर वैज्ञानिक पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। जब कोई चट्टान या खनिज बनता है तो उसमें कुछ खास तरह के रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम आदि मौजूद रहते हैं। क्या साथियों, रेडियोधर्मिता के आधार पर वैज्ञानिकों पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। जब कोई चट्टान या खनिज बनता है तो उसमें कुछ खास तरह के रेडियोधर्मी तत्व मौजूद रहते हैं। ये तत्व धीरे धीरे समय के साथ टूटते हैं और किसी दूसरे स्थिर तत्व जैसे सीसा या आर्गन में बदल जाते हैं। क्या रेडियोधर्मिता के आधार पर वैज्ञानिकों पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। जब कोई चट्टान या खनिज बनता है तो उसमें कुछ खास तरह के रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम आदि, ये सारी चीजें मौजूद रहते हैं। ये तत्व धीरे धीरे समय के साथ टूटते हैं और किसी दूसरे अस्थिर तत्व जैसे सीसा या आर्गन में बदल जाते हैं। इसे टूटने की प्रक्रिया को हम लोग अपक्षय कहा जाता है और यह एक निश्चित गति से होता है, जिसे अर्ध जीवन कहते हैं। यानी किसी रेडियोधर्मी तत्व की आधी मात्रा के टूटने में जितना समय लगता है। देखिए क्या है, इसे टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, अपक्षय कहते हैं, डिके कहा जाता है। और यह एक निश्चित गति से होता है जिसे अर्ध जीवन कहते हैं। और इसकी जो गति है साथियों, वह निश्चित गति से होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध जीवन कहते हैं। और इसे टूटने की प्रक्रिया को हम लोग अपेक्षय कहते हैं। यानी किसी रेडियोधर्मी तत्व की आधी मात्रा के टूटने में जितना समय लगता है। साथियों, वैज्ञानिक चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व और उनके टूटने के बाद बने उत्पाद की मात्रा को मापते हैं। देखिए वैज्ञानिक क्या करते हैं कि चट्टानों में जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनके टूटने के बाद बने उत्पाद की मात्रा को वे मापते हैं और फिर गणना करके यह अनुमान लगाते हैं कि चट्टान कितनी पुरानी है। और इसकी गणना करके वह यह अनुमान लगाते हैं कि वह चट्टान कितनी पुराना है। इस तकनीक को रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहा जाता है। और यह तकनीक का जो उपयोग किया जाता है साथियों, इसे हम लोग कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसी तरीके से पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों की उम्र मापी जा गई है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार कुछ तत्व पाए जाते हैं, जैसे रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं, यूरेनियम, थोरियम, ये सारी चीजों का सैंपल लेके वैज्ञानिक इसका पता लगाते हैं कि वे चीजें कितनी पुरानी है। इसी प्रकार साथियों, इसी तरीके से पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों की उम्र मापी गई है। और वैज्ञानिकों ने पाया है कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष यानी कि 460 करोड़ वर्ष है। इस तरह रेडियोधर्मिता विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिससे हम पृथ्वी की असली उम्र जान सकते हैं। अब समझ गए किस प्रकार नापी जाती है कि रेडियोधर्मिता के आधार पर वैज्ञानिक पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। जब कोई चट्टान या खनिज बनता है तो उसमें कुछ खास तरह के रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारी चीजें मौजूद होते हैं। ये तत्व धीरे धीरे समय के साथ टूटते हैं और ये जो तत्व है साथियों धीरे धीरे समय के साथ टूटते हैं और किसी दूसरे अस्थिर तत्व, और ये जैसे टूटते हैं तो ये किसी दूसरे अस्थिर तत्व पर ये बदल जाते हैं, जैसे दूसरे अस्थिर तत्व जैसे सीसा या आर्गन में या बदल जाते हैं। साथियों, इस जो टूटने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम लोग डिके कहते हैं या फिर हिंदी में इसे हम लोग अपेक्षय कहते हैं। और साथियों, यह जो निश्चित गति से होता है इसे हम लोग अर्ध जीवन कहते हैं। यानी किसी रेडियोधर्मी तत्व की आधी मात्रा में
टूटने में जितना समय लगता है, मतलब कि किसी रेडियोधर्मी तत्व को आधी मात्रा में टूटने में जितना समय लगता है साथियों, उसे हम लोग कहते हैं हाफ टाइम, मतलब कि अर्ध जीवन कहते हैं साथियों। इसी प्रकार वैज्ञानिक चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व और उनके टूटने के बाद बने उत्पाद की मात्रा को मापते हैं। क्या है कि वैज्ञानिक चट्टानों में रेडियोधर्मी तत्व और उनके टूटने के बाद जो बनी होती है उत्पाद, उसकी मात्रा को वे मापते हैं और फिर गणना करके यह अनुमान लगाते हैं कि चट्टान कितनी पुरानी है। इसी तकनीक को साथियों हम लोग रेडियो मैट्रिक डेटिंग कहते हैं। इस जो तकनीक का उपयोग किया जाता है इसे लोग बोलते हैं रेडियो मैट्रिक डेटिंग। इस तरीके से पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टानों की उम्र मापी गई है और वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। इस तरह रेडियोधर्मिता विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिससे हम पृथ्वी की असली उम्र जान सकते हैं साथियों। इसी प्रकार वैज्ञानिक जो धरती का जो सब पुरानी से पुरानी चट्टान है उसकी उम्र मापती है और वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष यानी कि 460 करोड़ वर्ष है। इस तरह रेडियोधर्मिता विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिससे हम पृथ्वी की असली उम्र जान सकते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वह है भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, इनसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के ज्ञान कैसे होता है, ये सारी चीजें साथियों। जब पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। क्या है कि जब पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है तो क्या होता है, इससे ऊर्जा निकलती है जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहला साथियों प्राथमिक तरंगे, दूसरा साथियों द्वितीय तरंगे और तीसरा है साथियों सतही तरंगे। साथियों पी तरंगे सबसे तेज होती है, जो पहले जो होती है साथियों पी वेव्स, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। क्या है क्वेश्चन कि भूकंपीय तरंगे जैसे पहला सिस्मिक वेव कितने प्रकार की होती है, इनसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान कैसे होता है। साथियों जब पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है तो उससे ऊर्जा निकलती है जिसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहले है साथियों प्राथमिक तरंगे, दूसरा है साथियों द्वितीय तरंगे और तीसरा है साथियों सतही तरंगे। पी तरंगे सबसे तेज होती है और ठोस होती है। तरल दोनों में यात्रा कर सकती है, मतलब तरल दोनों में यात्रा कर सकती है, जबकि एस तरंगे थोड़ी धीमी होती है और सिर्फ ठोस में ही चल सकती है, सरल में और तरल में नहीं। सतही तरंगे सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। देखो साथियों जो पहला तरंग है साथियों वह है प्राथमिक तरंगे, जो क्या करती है कि पी तरंग सबसे या तेज होती है और ठोस होती है। इसके बाद दोस्तों तरल दोनों में यात्रा कर सकती है और तरल साथियों दोनों में यात्रा कर सकती है, जबकि एस तरंग मतलब द्वितीय तरंग थोड़ी धीमी होती है और सिर्फ ठोस में ही चल सकती है और तरल में या नहीं चल सकती। सतही तरंगे साथियों जो तीसरा प्रकार का तरंग है, सतही तरंग सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। तो पहला तरंग है साथियों क्या है आपका प्राथमिक तरंग, जो कि सबसे तेज होती है और ठोस होती है, जो कि तरल दोनों में यात्रा कर सकती है, जबकि एस तरंग थोड़ी धीमी होती है और या सिर्फ ठोस में ही चल सकती है, तरल में नहीं। और सतही तरंगियां साथियों सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है। साथियों जब वैज्ञानिक भूकंप के समय इन तरंगों की गति, दिशा और समय का अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर किस किस परत में कौन सा पदार्थ है। साथियों जब वैज्ञानिक भूकंप के समय इन तरंगों की गति, इसका दिशा और समय का अध्ययन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर किस किस परत में कौन सा पदार्थ है। जैसे एस तरंगे अगर पृथ्वी के एक हिस्से में नहीं पहुंचती तो इसका मतलब होता है कि वहां तरल पदार्थ है। देखिए जैसे कहने मतलब है कि जैसे एस तरंगे अगर पृथ्वी के एक हिस्से में नहीं पहुंचती तो इसका क्या मतलब है कि वहां तरल पदार्थ है, जैसे बाहरी कोर। इसी तरह पी तरंगे की गति बदलने से यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर घनत्व और पदार्थ कैसा है, और इसी प्रकार से पी तरंग की गति बदलने से हम लोग को यह पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर घनत्व और पदार्थ कैसा है। इस तरह भूकंपीय तरंगों के जरिए वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। इसी तरह साथियों भूकंपीय तरंगों के जरिए क्या करते हैं वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं, जैसे कि पृथ्वी की परत, मेंटल, बाहरी कोर
और भीतरी कोर को वह समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी की आंतरिक परतें क्रस्ट मेंटल कोर को समझाइए। तो अभी आप लोग यहाँ पे देखें, इन सारी चीजों को आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। साथियों, पृथ्वी के अंदर की संरचना तीन मुख्य परतों में बांटी होती है। पहला है साथियों क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। क्रस्ट सबसे ऊपरी वाली पतली परत होती है। देखिए, पृथ्वी के अंदर की संरचना तीन मुख्य परतों में बांटी गई है, जिसमें से पहला है साथियों मेंटल, दूसरा है कोर और तीसरा है क्रस्ट। सॉरी, क्रस्ट मेंटल और कोर। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। सॉरी इसके लिए। क्रस्ट सबसे ऊपरी वाली पतली परत होती है जिस पर हम रहते हैं, और जो क्रस्ट होती है साथियों, यह पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसमें हम लोग अपना जीवन व्यापक कर रहे हैं। यह चट्टानों से बनी होती है और इसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 से 50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है। और जो इसकी मोटाई है साथियों, वो महाद्वीपों में नीचे लगभग 30 से 50 किलोमीटर तक होती है और महासागरों के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक होती है। इसके नीचे होती है मेंटल परत, और इसी के नीचे होती है साथियों मेंटल परत, जो क्रस्ट से काफी मोटी होती है, जो कि क्रस्ट से काफी मोटी होती है और लगभग 2900 किलोमीटर तक यह फैली होती है। और ये जो क्रस्ट होता है और ये जो साथियों दूसरी जो परत होता है मेंटल, वह 2900 किलोमीटर तक यह फैली होती है। यह ठोस और गर्म चट्टानों से बनी होती है, और यह जो परत है साथियों, वह ठोस और गर्म चट्टानों से बनी होती है, लेकिन अंदरूनी भाग थोड़ा पिघला हुआ होता है। लेकिन जो इसका अंदरूनी भाग है साथियों, वह थोड़ा पिघला हुआ भी हो सकता है। मेंटल में चट्टानें धीरे धीरे बहती है जिससे प्लेटें हिलती है, और साथ ही मेंटल में क्या होती है कि चट्टानें धीरे धीरे बहती है जिससे प्लेटें क्या होती है, हिलती है, और भूकंप या ज्वालामुखी होती है, जिसके कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी होती है। सबसे अंदर होती है साथियों कोर, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है बाहरी कोर और दूसरा है साथियों भीतरी कोर। बाहरी कोर तरल धातुओं जैसे लोहा और निकल से बना हुआ होता है। देखिए, तीसरा जो है साथियों वह है कोर, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है बाहरी कोर आउटर कोर, और दूसरा है साथियों भीतरी कोर। बाहरी कोर तरल धातुओं से बना होता है जैसे लोहा और निकल से यह बना होता है, और इसे पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। और इसी को साथियों हम लोग पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी, मतलब इससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। भीतरी कोर बहुत गर्म और ठोस होता है, और यह भी लोहे और निकल से बना होता है। लेकिन साथियों जो इसका भीतरी कोर होता है, इनर कोर होता है, यह बहुत ही ठोस होता है और यह भी लोहे और निकल से ही बना हुआ होता है। इस तरह पृथ्वी की आंतरिक रचना परत दर परत होती है, और हर परत की मोटाई, तापमान और गुण अलग अलग होते हैं। इसे फिर से समझिए साथियों, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट। देखिए, पृथ्वी के अंदर की संरचना तीन मुख्य परतों में बांटी गई है। पहला साथियों क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर वाली पतली परत होती है जिस पर हम रहते हैं। देखिए, पृथ्वी की जो अंदर की संरचना उसे तीन मुख्य भागों में बांटा गया। पहला है साथियों क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर वाली परत होती है जिसमें हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं। यह चट्टानों से बनी होती है, और ये जो परत होती है साथियों, वह चट्टानों से बनी होती है, और इसकी जो मोटाई है साथियों, वह महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 से 50 किलोमीटर और महासागरों के नीचे लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है। इसके नीचे होती है मेंटल परत, जो क्रस्ट से काफी मोटी होती है, और इसी के नीचे होती है साथियों मेंटल परत, जो क्रस्ट से काफी नीचे होती है, और लगभग 2900 किलोमीटर तक यह फैली होती है। और यह जो परत है साथियों, कौन सा, मेंटल परत, यह क्रस्ट के नीचे होती है और यह 2900 किलोमीटर तक यह फैली होती है। यह ठोस और गर्म चट्टानों से बनी होती है, और यह जो परत है साथियों, वह बहुत ही ठोस और गर्म चट्टानों से बनी होती है, लेकिन जो इसके अंदरूनी भाग होता है वह थोड़ा पिघला हुआ भी हो सकता है। और साथियों मेंटल में चट्टानों धीरे धीरे बहती है जिससे प्लेटें हिलती है, और साथियों इस परत में क्या होता है कि चट्टानें धीरे धीरे बहती है जिससे प्लेटें हिलती है, और भूकंप या ज्वालामुखी इसी के कारण होते हैं। साथियों सबसे अंदर होती है साथियों कोर, जिसे दो हिस्सों में बांटा गया। पहला बाहरी कोर और दूसरा है साथियों भीतरी कोर। बाहरी कोर तरल धातुओं से जैसे लोहा और निकल से बना हुआ होता है, और इसे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। चुंबकीय क्षेत्र किससे बनता है, कोर से बनता है, कोर के इनर कोर से, बाहरी कोर से। बाहरी कोर और भीतरी कोर। बाहरी कोर
तरल धातुओं से बना होता है और इससे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। भीतरी कोर भी साथियों, भीतरी कोर बहुत ही गर्म और ठोस होता है और यह भी साथियों लोहा और निकल से बना हुआ होता है। इस तरह पृथ्वी की आंतरिक रचना परत दर परत होती है और हर परत की मोटाई, तापमान और गुण अलग-अलग होते हैं। साथियों इस प्रकार हम लोग देखें कि पृथ्वी की जो आंतरिक रचना है वह परत दर परत होती है और हर परत की मोटाई, तापमान और गुण अलग-अलग होते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति, आकार, घनत्व, द्रव्यमान तथा घूर्णन और परिक्रमण की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइसोस्टेसिस क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है, समस्थिति क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या है। साथियों बाकी के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा भी हो जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। तो साथियों ये था आपका मेजर पेपर 1 जियोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो पीडीएफ है साथियों हम आपको टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो वहां से आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सारे क्वेश्चनों का हम क्वेश्चन विथ आंसर हम टेलीग्राम चैनल पर साझा कर देंगे, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक और जरूरी बात साथियों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम लोग और भी आप लोग के लिए और भी मेहनत कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।